Hello dear student, once again welcome to everyone on our channel सुधाकर सर क्लासेस। हे दिस इज विपिन here। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। तो देखिए ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आप सब थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने क्लास 10 सिविक्स की पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट का 3 वीडियो कवर कर लिया है। ठीक, और मैंने आप सबसे पहले ही बताया था कि सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, तो एक बार में कवर करने में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ने में बोर हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को 3 से 4 पार्ट्स में क्या करें, 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके वेल मैनर तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि आपको चीजें समझ में भी आए और आपको बोरिंग भी फील ना हो। ठीक है, तो चैप्टर जो फर्स्ट है हमारे क्लास 10 पावर शेयरिंग, उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा गया तो इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहां से इनको देखिए। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, कहीं भी सर्च आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में जो भी पढ़ा था एक बार उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि एक्चुअली हमने जो पार्ट 3 था, पार्ट 3 में हमने क्या कवर अप किया था। तो पार्ट 3 में हमने क्या कवर किया था? पार्ट 3 में हमने कवर किया था श्रीलंका का इथेनिक कंपोजिशन, कवर किया था। और श्रीलंकन एक्ट 1956 को हमने कवर किया था किसमें? पार्ट 3 में। अब ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम क्या कवर करने जा रहे हैं? पार्ट 4 में हम कवर करेंगे जो और रिमेनिंग स्टोरी थी श्रीलंका की उसे, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जब एक चैप्टर टोटली कवर हो जाएगा तो उसको कवर करने के बाद हम लोग उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगे। ठीक है, तो वो भी अपने चैनल यहीं पे हम लोग अपलोड करेंगे। और पेपर जब आपका पेपर आने वाला होगा, अभी तो पेपर फरवरी में है, ठीक है, ये अभी अगस्त चल रहा है, तो कोशिश हमारे चैनल की यही, हमारे टीम की कोशिश यही है कि अक्टूबर नवंबर में आप लोगों को मोस्ट ऑफ दी सॉल्व पेपर दिए जाएँ हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल साइंस का हम, उसके बाद क्या कहते हैं साइंस के सुधाकर सर, सभी लोग आप लोगों को 1 बाई 1 सॉल्व पेपर भी देंगे, जो आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए, आपके एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पावर शेयरिंग का ये पार्ट 4 है, ऑलरेडी हमने पार्ट 3 कवर कर लिया था। और पार्ट 3 में जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था श्रीलंकन एक्ट 1956, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ये कि श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनकी पूरे कंट्री में टोटल मेजॉरिटी थी, कह सकते हो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। और उन लोगों ने अपनी मेजॉरिटी को इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू क्या कर दिया था? पूरी तरीके से कंट्री पे डोमिनेट कर दिया था, अपने मेजॉरिटी को पूरे कंट्री पे एस्टैब्लिश कर दिया था इस एक्ट के थ्रू, एक्ट श्रीलंकन एक्ट 1956, जिसमें 3 पॉइंट्स थे, वो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो तमिल स्पीकर्स थे, तमिल स्पीकर लगातार अपने राइट के लिए, अपने राइट और अपने इंटरेस्ट के लिए तमिल स्पीकर्स लगातार सिन्हाला गवर्नमेंट से क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे कि आपने जो ये श्रीलंकन एक्ट 1956 में किया है, प्लीज़ इन चीज़ों में चेंजेस करिए, ये बिल्कुल भी सही चीज़ें नहीं है, इन चीज़ों ने हमारे राइट्स को, हमारे इंटरेस्ट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। और ये बहुत गलत है, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन बार बार सिन्हाला गवर्नमेंट तमिल स्पीकर्स के राइट्स को, इनके डिमांड्स को पूरी तरीके से डिनाइड कर दे रहे थे। और फाइनली 1976 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया। 1976 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया तमिल स्पीकर्स ने, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिट्टे। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिट्टे। और इसको जिस पर्सन ने फॉर्म किया था उनका नाम था वेलु पिल्लई प्रभाकरन। वेलु पिल्लई प्रभाकरन इनका नाम था। और इन्होंने ही आपके तमिल, ये भी एक तमिल स्पीकर ही थे, और इन्होंने ही क्या कहते हैं लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा पर्सन का नाम कि किसने फॉर्म किया था, तो आप क्या बताएंगे कि लिट्टे को फॉर्म किया था वेलु पिल्लई प्रभाकरन ने, ये भी एक तमिल स्पीकर्स थे। ठीक, और वैसे जल्दी नाम तो पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया तो आप लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर रहिए कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय वेलु पिल्लई प्रभाकरन। और ये फॉर्म किसने किया था आप बता देना? तमिल स्पीकर्स ने। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय तमिल स्पीकर्स। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स थे, सारे के सारे मेंबर्स आपके तमिल स्पीकर्स थे। और ये एक मिलिटेंट, या आप कह सकते हो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। मिलिटेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। कैसा ऑर्गेनाइजेशन था? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका क्या है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जितने भी मेंबर्स थे, सारे मेंबर्स ने मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी थी। कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी मेंबर्स थे, सारे मेंबर्स को एक मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई थी।
मिलिट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे ट्रेंड किया जाता है वार के लिए, वैसे ही इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को ट्रेंड किया गया था। ठीक, कि सिन्हाला गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज मिलिटेंट और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म बाय अ पर्सन नोन एज विल्लुपिल्ली प्रभाकरन। और आप कह सकते हो कि विल्लुपिल्ली प्रभाकरन भी कौन थे? तमिल स्पीकर्स थे। तो तमिल स्पीकर्स ने फॉर्म किया था, या आप कह सकते हैं विल्लुपिल्ली प्रभाकरन ने फॉर्म किया था। अब इस पॉइंट से आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या था। ठीक, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या था। ये आप लोगों का वर्क है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है कि लिट्टे का फुल फॉर्म क्या था। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, 1976 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने सिन्हाला गवर्नमेंट से ये डिमांड किया कि श्रीलंका का जो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, श्रीलंका का जो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे तमिल स्पीकर्स की पॉपुलेशन कंपैरिजन टू सिन्हाला स्पीकर थोड़ा ज्यादा थी। सिन्हाला स्पीकर्स के कंपैरिजन में तमिल स्पीकर्स की पॉपुलेशन इस एरिया में ज्यादा थी। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट था। कौन सा पार्ट था? ये आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट था, श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट था। और इस पार्ट में तमिल स्पीकर्स की पॉपुलेशन कंपैरिजन टू सिन्हाला स्पीकर थोड़ा ज्यादा थी। तो लिट्टे ने सिन्हाला गवर्नमेंट से ये डिमांड किया कि ये पर्टिकुलर एरिया हमें दे दिया जाए ताकि हम लोग अपना एक सेपरेट स्टेट बना सकें। क्या बना सकें? एक सेपरेट स्टेट बना सकें। और लगातार ये डिमांड कई सालों तक चली, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा। सिन्हाला स्पीकर्स ने, सिन्हाला गवर्नमेंट ने इनकी इस बात को, इस डिमांड को भी पूरी तरीके से डिनाइड कर दिया। और फाइनली फिर वहां पे क्या हुआ? एक ब्रूटल वार हुआ दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और उसे बोला गया सिविल वार। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा मैं आपको सिविल वार के बारे में भी चीजें बता दूं। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे हैं, विच पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे? द लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द तमिल स्पीकर। ये आपसे पूछ सकता है कि किसने फॉर्म किया था, तो आप बता देना विल्लुपिल्ली प्रभाकरन। और लिट्टे कैसा ऑर्गेनाइजेशन था? मिलिटेंट या अम्ब्रेला। ठीक है, ये मिलिटेंट है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके सारे मेंबर्स को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई हो। ठीक, और उन लोगों ने श्रीलंका के किस पार्ट की डिमांड की थी? तो बता देना नॉर्थ ईस्ट पार्ट की डिमांड की थी। वहां वो पर्टिकुलर एरिया में वो अपना एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जब सिन्हाला गवर्नमेंट ने उनकी इस डिमांड को भी पूरी तरीके से डिनाइड कर दिया, तो फाइनली 23 जुलाई 1983, 23 जुलाई, ये आप लोग याद रखिएगा, 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका में स्टार्ट हो गया सिविल वार। क्या स्टार्ट हुआ? सिविल वार। सिविल वार क्या होता है? जब एक कंट्री के मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में, टू और मोर कम्युनिटीज, एक ही देश के बीच में जब दो या दो से ज्यादा कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं, तो यही वार आपका क्या कहलाता है? सिविल वार। ठीक, तो यहाँ पे ये सिविल वार किनके बीच में हुआ था? ये सिविल वार हुआ था आपके तमिल स्पीकर्स के बीच में, तमिल स्पीकर्स के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? सिन्हाला स्पीकर्स के बीच में हुआ था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हो, ये सबको समझ में आ गया ना। ठीक, सिविल वार होने के पीछे क्या रीजन था? द मेजर रीजन बिहाइंड द सिविल वार इज द श्रीलंकन एक्ट ऑफ 1956। मेजर रीजन वही है, सारी शुरुआत वहीं से हुई थी। ठीक, अगर वो चीजें ना होती तो तमिल स्पीकर्स को कभी भी सिन्हाला गवर्नमेंट से डिमांड ना करना पड़ता एक सेपरेट स्टेट के लिए या अपने राइट्स के लिए। ओके, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो। अब ये वार देखिए 23 जुलाई 1983 को स्टार्ट हुआ। अब सब सोचते होंगे कि एक दो साल 3 साल चला होगा, उसके बाद ये वार खत्म हो गया होगा, तो नहीं। आप लोगों को बता दें, ये वार आपका चला था 19 मई 2009 तक। 19 मई 2019, सॉरी 18 मई था, नॉट 19, 18 मई 2009 तक ये वार आपका चला था। मतलब आप कह सकते हैं नियर अबाउट 25 ईयर, मतलब कह सकते हैं 25 साल 11 महीने के आसपास था। तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये 26 साल तक ये वार चला था। ठीक है, 26 साल तक ये वार चला था सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में, जिसमें लैक्स ऑफ द पीपल्स आर डाइड फ्रॉम द बोथ कम्युनिटीज। दोनों ही कम्युनिटीज से लाखों लोग मारे गए थे। और आउटकम क्या हुआ? आउटकम कुछ भी नहीं निकला। आज भी श्रीलंका में सिन्हालास की डोमिनेशन है। और जो तमिल स्पीकर्स थे, जो बचे थे, बहुत सारे तमिल स्पीकर्स क्या हुए? बहुत सारे तमिल स्पीकर माइग्रेट कर गए श्रीलंका से अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। कुछ इंडिया चले गए, कुछ और कहीं चले गए, कुछ वहीं रह गए। तो वो लोग माइग्रेट कर गए थे इधर उधर, वो लोग वहां नहीं रुके।
और आज भी श्रीलंका में सिन्हालास की क्या है, डोमिनेशन है। तो सिविल वार का कोई ज़्यादा आउटकम्स नहीं निकला, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुआ था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हमारे कंट्री के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके हत्या के पीछे भी लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ था, वेलुपिल्लई प्रभाकरन का ही रोल था। ठीक, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हों। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं और टॉपिक को। तो आप लोगों को इन दोनों स्टोरी से क्या समझ में आया? एक स्टोरी आपने कवर की बेल्जियम की, और सेकंड स्टोरी आपने कवर की श्रीलंका की। दोनों ही स्टोरी को हमने कवर कर लिया है। अब टाइम है इन दोनों स्टोरीज को कंपेयर करके एक बेहतर आउटकम्स को देखने का। तो बेल्जियम की स्टोरी हमने कवर की और हमने ये देखा कि वहां पे पावर्स को क्या किया गया, वहां पे पावर्स को डिवाइड किया गया इक्वली दोनों कम्युनिटीज के बीच में, जिससे वहां पे सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज काफी हद तक कम हो गई। और श्रीलंका में जो कि ऐसा नहीं हुआ, और आपने क्या देखा कि यहाँ पर आगे चलकर एक सिविल वार हुआ, एक ब्रूटल बहुत भयानक वार हुआ और लंबे समय तक हुआ, जिसका आउटकम कुछ नहीं निकला, लाखों लोग मारे गए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे सोसाइटी में या हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, व्हाट आर दी एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन अवर कंट्री और सोसाइटी। ठीक, और दैट्स व्हाई द पावर शेयरिंग इज कॉल्ड डिजायरेबल, और इसलिए पावर शेयरिंग को डिजायरेबल बोलते हैं। और डिजायरेबल बोलने के पीछे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क में, सभी लोग याद रखना। ठीक, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दूंगा और आप लोगों को ये करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है। आई होप जितना मैंने आप लोगों को बता दिया इन चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इस आंसर को ना लिख पाए। जिसने भी इन वीडियोस को देखा है, जो लास्ट 3 वीडियोस को या इस लेक्चर को जो अटेंड कर रहा है, इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद वो बहुत ही ईजिली आंसर्स को लिख पाएगा कि सोसाइटी में पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, या वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, तो देखिए 2 रीज़न है, एक प्रूडेंशियल रीज़न है, पावर शेयरिंग सोसाइटी में क्यों इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हो पावर शेयरिंग को क्यों डिजायरेबल बोला गया है। तो इसके पीछे आपके 2 रीजन्स हैं, एक प्रूडेंशियल रीज़न है और दूसरा आपका मॉरल रीज़न है। एक आपका प्रूडेंशियल रीज़न है और एक आपका मॉरल रीज़न है। 2 रीजन्स हैं। कितने रीजन्स हैं? प्रूडेंशियल और मॉरल। ठीक, प्रूडेंशियल रीज़न ऐसा रीज़न है, प्रूडेंशियल टर्म क्या होता है पहले ये समझो, और मॉरल टर्म क्या होता है पहले ये समझो। ठीक, प्रूडेंशियल रीज़न ऐसा, प्रूडेंशियल टर्म ये बताता है कि कोई भी चीज़ जो हम कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे, गेन और लॉस के बेसिस पे, वो प्रूडेंशियल होती है। अगर किसी भी चीज़ को आप देखते हैं और उससे आप ये सीखते हैं कि इस चीज़ से मुझे गेन होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तब वो चीज़ आपकी प्रूडेंशियल हो जाएगी। और मॉरल से अगर आप ये देखेंगे कोई चीज़ हमारे लिए गुड है या बैड है, तो वो मॉरल हो जाएगी। ठीक, तो पावर शेयरिंग हमारे सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे आपके 2 रीजन्स हैं, एक आपका प्रूडेंशियल, एक आपका मॉरल। या आप ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है डेमोक्रेसी में, तो इसके पीछे भी 2 रीजन्स हैं। देयर आर 2 रीजन why power sharing is desirable in our society, and these 2 reasons are, first one is prudential and the second one is moral। ठीक, prudential का एक पॉइंट आपको बताते हैं, prudential का एक पॉइंट बताता है कि it reduces the possibilities of conflict, it reduces the possibilities of conflict, that's why it is desirable, it reduces the possibilities of conflict। पहला मैंने आपको प्रूडेंशियल बता दिया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए डेमोक्रेसी में क्योंकि इसके पीछे 2 रीजन है। पहला प्रूडेंशियल एक ऐसा रीजन है जो प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन पे बेस्ड है। मॉरल एक ऐसा रीजन है जो गुड और बैड थिंग्स के कैलकुलेशन पे बेस्ड है। एक सेकंड, ठीक, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। अब आगे देखिए। ठीक, तो प्रूडेंशियल मैंने पहले आपको क्या बताया कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज को काफ़ी हद तक कम करता है। और मॉरल में क्या बोल सकते हैं? टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी, टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी is just not oppressive on a minority। ये पॉइंट क्या बताता? टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी इज जस्ट नॉट अपोजिव ऑन माइनॉरिटी। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट सोसाइटी में अप्लाई कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे उस सोसाइटी में कोई एक कम्युनिटी के लोग संख्या में ज़्यादा हैं
और किसी दूसरे कम्युनिटी के लोग संख्या में कम है, तो जो ज़्यादा होंगे वो सोसाइटी को डोमिनेट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाने के बाद। कोई मेजॉरिटी में हो कोई माइनॉरिटी में है, ये मैटर नहीं करता। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच में इक्वली होता है, जिससे वो लोग पीस एंड हार्मोनी से उस सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में यूनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। अब इसके बाद इस चैप्टर के कंक्लूजन पे हम लोग आ चुके हैं। कंक्लूजन पे मतलब लास्ट पॉइंट पे। चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, आपने इस चैप्टर को, इन लेक्चर्स को एंजॉय किया है। और अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके आप सबके लिए हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पावर शेयरिंग के आज लास्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं। और लास्ट टॉपिक आपका क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक, तो पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं? देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला आपका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहला फॉर्म कौन सा पावर शेयरिंग का? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या बताया गया है? इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट की पावर्स को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कहने का क्या है कि गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको किसी एक हैंड में नहीं रखते हैं, उसको 3 अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। किसमें किसमें? एक आपके लेजिस्लेटिव में, और लेजिस्लेटिव एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कंट्री वेलफेयर के लिए और लॉ मेक करता है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कैसा ऑर्गन है? एग्जीक्यूटिव ऐसा ऑर्गन है कि जो भी लॉज वगैरह लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए जाते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेजिस्लेटिव लेता है, एग्जीक्यूटिव उसको क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, लोगों को फॉलो कराने का काम करता है। और जुडिशरी थर्ड ऑर्गन आपका क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है? अगर सोसाइटी में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी प्रकार की कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, किसी लॉ के बनने से या किसी भी चीज से, तो उसको सॉल्व करने का काम जुडिशरी करता है। और इसी पावर को, इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को, पावर शेयरिंग का जो ये फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक, तो इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो प्लीज पहले आप इसको समझिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। किसमें? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव एक ऐसा ऑर्गन है जो लॉ मेक करने का वर्क करता है और कंट्री वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी लॉ मेक किए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, सोसाइटी को फॉलो कराने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। और जुडिशरी क्या करता है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं किसी लॉ के बनने से या किसी अदर तरीके से, अदर चीज़ों से, तो उसको सॉल्व करने का काम आपका जुडिशरी करता है। ठीक, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था। अब इन तीनों ही जो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। और इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों कहते हैं? इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स के पास अपनी एक लिमिटेड पावर होती है। मतलब सबके पास अपने फील्ड की लिमिटेड पावर होती है। कोई भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, कह सकते हैं कि अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। और टाइम टाइम पर हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स के पावर्स को चेक भी करता रहता है, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। या चेक एंड बैलेंस की आपको डिफिनेशन जाननी हो तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को नोट करना हो तो। चलिए देखिए यहाँ पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या है। सारे बच्चे देख लीजिएगा, एक सेकंड, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अ सिस्टम, चेक एंड बैलेंस का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है? अ सिस्टम why the horizontal distribution of power is also known as check and balance system। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, चेक एंड बैलेंस का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है? अ सिस्टम दैट अलाउज
each organ, each organ of government, each organ of a government to amend act, to amend acts to another organ so as to prevent to another organ so as to prevent any one organ from asserting too much power। देखिए ये चेक एंड बैलेंस का डेफिनेशन है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, मैं एक्सप्लेन करने चला, बहुत ध्यान सुना। अ सिस्टम दैट अलाउड ईच ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट टू अमेंड एक्ट टू अनदर ऑर्गन सो एज टू प्रिवेंट एनी वन ऑर्गन फ्रॉम एजर्टिंग टू मच पावर। देखिए साफ साफ कह रहा है चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर एक ऑर्गन को एक मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक ऑर्गन को एक पावर अलाउ करता है, जिस पावर के कारण वो हर दूसरे ऑर्गन के ऊपर हर दूसरे ऑर्गन को टाइम टाइम पे चेक कर सकता है। कि ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरा ऑर्गन है वो अपनी पावर्स को मतलब अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है या अपने ओवर पावर का यूज करके कोई गलत काम सोसाइटी में कर रहा है। तो यही चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स उसमें थे सारे ऑर्गन्स टाइम टाइम पर क्या करते हैं, एक दूसरे ऑर्गन्स के पावर्स को चेक करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा क्या कहते हैं ऑर्गन अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा हो। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। आप लोग इसे नोट कर लेना या आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में और जल्दी से इस वीडियो को कवर करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखिएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो आपका है वो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर आपका 6 है, सॉरी चैप्टर नंबर 6 में कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर आपका जो सेकंड है फेडरलिज्म, वो पूरा इसी पे बेस्ड है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो पावर शेयरिंग का सेकंड फॉर्म है, इसी फॉर्म पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर आपका बेस्ड है। तो इसको समझना डिटेल में हम लोग चैप्टर सेकंड में ही समझेंगे। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में पावर्स को गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपका हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और अगर रिक्वायरमेंट है कंट्री को तो और भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंट्री में हमारे लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एक ऐसा फॉर्म है पावर शेयरिंग का जिसमें गवर्नमेंट के एक से ज्यादा लेवल होते हैं, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, इफ रिक्वायर्ड देन लोकल और अदर। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हो। अब देखिए हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपना ऑर्गन होगा, लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगा, सेंट्रल स्टेट सब जगह पे। अब स्टेट में भी होगा, स्टेट में भी आपका लेजिस्लेटिव होगा, स्टेट में भी आपका एग्जीक्यूटिव होगा और स्टेट में भी आपका जुडिशरी होगा। जैसे यहाँ लेजिस्लेटिव में कौन होंगे, ये पार्लियामेंट की बात हो रही है, यहाँ लेजिस्लेटिव में होंगे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिन्हें बोलते हैं सांसद। ठीक, और जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा होते हैं वही पार्टी पावर में आती है। ठीक, और उसी का लीडर कौन बनता है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, विधायक लोग, एमएलए। ठीक, और जिन भी स्टेट्स में क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि वो अरे उसे क्या कहते हैं वो बोलते हैं, एक सेकंड रुकना, बाइकी मेरर लेजिस्लेटिव हाउस होते हैं, वहाँ पे आपके एमएलए के साथ साथ एमएलसी भी होते हैं। ठीक है, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, जैसे हमारे कहाँ पे है, पार्लियामेंट में है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। तो आप लोग बस इतना समझिए, डिटेल में मत जाइए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में आपके कौन आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में आपके यहाँ पे आ जाते हैं मिनिस्टर्स वगैरह, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो, या आप कह सकते हो प्रेसिडेंट, और यहाँ पे आपके गवर्नर वगैरह, यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे आपका हाई कोर्ट। तो ये जो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के भी अपना क्या होता है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का भी अपना ऑर्गन होता है, लोकल का नहीं होता भाई, क्योंकि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर था ये आपको क्लियर हो गया हो।
वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर्स को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, और जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स पे अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अपने सब्जेक्ट्स पे वर्क करने के लिए उनको किसी दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ना तो मदद की जरूरत है और ना ही उनसे परमिशन लेने की जरूरत है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया हो कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वली एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वली एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वली एट ऑल सोशल ग्रुप्स, ये तीसरा हो गया। और सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वली एट all political parties and pressure groups, all political parties and pressure groups एक्सेट्रा। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब ये देखो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या कहा गया कि हमारे सोसाइटी में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ, जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, सारे कम्युनिटीज के पीपल, सारे कम्युनिटीज के लोगों के बीच में पावर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया गया। किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो मैटर नहीं करता, वो किसी भी कम्युनिटी का है, तो सारे कम्युनिटीज के बीच में पावर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज है उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सके। ठीक, और चौथा क्या है, चौथा भी वही सेम है, हमारे कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी प्रेशर ग्रुप्स वगैरह हैं, उन सब के बीच में पावर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक फेयर चांस मिल सके इलेक्शन में कंटेस्ट करने का और पावर को होल्ड करने का। ठीक, तो आई होप आपको ये चारों फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी क्लियर हो गए हो और ये पूरा का पूरा चैप्टर्स आपको क्लियर हो गया हो। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था जहां पे हमने पूरे चैप्टर को वेल मैनर्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है, पूरे चैप्टर की समरी कवर कर ली है। अब इसके बाद जो पार्ट 5th आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 5th में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के, और इस चैप्टर के उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप आप लोग ने इस पूरे के पूरे लेक्चर को एंजॉय किया हो, पसंद किया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर।